जय हिंद साथियों। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा कल से जो टॉपिक स्टार्ट हुआ था वो था मगध साम्राज्य, ठीक है। और मगध साम्राज्य के बारे में हमने पढ़ लिया था, ठीक है, कि मगध साम्राज्य जो था ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, ठीक है। और उसके बाद हमने आपको ये भी बताया था कि इसमें कौन कौन से वंश ने शासक किया था, ठीक है। हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था हरेक वंश से, ठीक है। हरेक वंश के बारे में हमने क्या बताया कि इसको हम पितृहंता वंश के नाम से जानते हैं, ठीक है। आज हम बात करेंगे सिकंदर के बारे में, ठीक है, सिकंदर और मौर्य साम्राज्य के बारे में, ठीक है। चलिए, अगर हम बात करें सिकंदर की, देखिए, भारत पर विदेशी आक्रमण अगर करने वाला सबसे पहले कौन था, तो वो ईरानी थे, ठीक है। तो भारत पर विदेशी आक्रमण जो सबसे पहले किसने किया था, ईरानियों ने किया था। अच्छा, आगे हम बात कर लेते हैं कि भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाला शासक कौन था, तो आपका डेरियस फर्स्ट था। कौन? डेरियस फर्स्ट। अच्छा, ये भी पूछ लेता है कि जो डेरियस फर्स्ट है उसका वंश कौन सा था, तो वो हाखामानी साम्राज्य से था। किससे? हाखामानी साम्राज्य से था, ठीक है। अच्छा, इसने किया क्या था, देखिए, इसने ना गंधार और कम्बोज को जीत लिया था, ठीक है। तो डेरियस फर्स्ट जिसने क्या किया था, गंधार और कम्बोज को जीत लिया था, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि ईरानियों के बाद फिर किसने आक्रमण किया, तो यूनानी ने किया, ठीक है। अब यूनानी में कौन था आपका, यही सिकंदर था, ठीक है। कौन था? सिकंदर ना। तो यूनानियों के बाद में, सॉरी, ईरानियों के बाद में यूनानी जो है अर्थात सिकंदर, इसने आक्रमण किया। अच्छा, कहाँ पे किया था, देखिए, एक युद्ध हुआ था जिसको हम गोगामाला या उरुवेला के युद्ध के नाम से जानते हैं। ये हुआ कब था, तो ये हुआ था 331 बीसी में। कल के क्लास में हमने आपको बताया था कि एडी क्या होता है, बीसी क्या होता है। जो बीसी होता है ना, वो ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटना जो होती है उसको हम बीसी में लिखते हैं, ठीक है, जिसको हम बिफोर क्रिस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक। अच्छा, इनके बाद की जो घटनाएं अर्थात जो हमारे ये ईसा मसीह हैं, इनके जन्म की जो बात की घटनाएं जो घटित हुई हैं उसको हम एडी में लिखते हैं। एडी मतलब एनो डोमिनी, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे सिकंदर की, ठीक है। तो सिकंदर ने क्या किया था कि सिकंदर और जो डेरियस था, ठीक है, इसका क्या हुआ, एक युद्ध हुआ था। अब डेरियस कौन था, वही डेरियस फर्स्ट जिसने आपका गंधार और कम्बोज को जीता था, तो ठीक है। इनके बीच में युद्ध हुआ। इस युद्ध को हम किस नाम से जानते हैं, तो गोगामाला या उरुवेला के युद्ध के नाम से जानते हैं। कब हुआ था, 331 बीसी में, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिकंदर की, ठीक है। देखिए, सिकंदर के बारे में कुछ सामान्य परिचय की बात कर लें। जो सिकंदर था ना, ये मकदूनिया का शासक था, ठीक है। मकदूनिया मतलब मैसोडोनिया जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो सिकंदर कहाँ का शासक था, तो मकदूनिया यानी कि मैसोडोनिया का शासक था, ठीक है। इसके पिता कौन थे, तो इसके पिता थे फिलिप। कौन थे? फिलिप, ठीक है। अच्छा, अगर पूछ देता है आपसे कि सिकंदर का उपनाम बताइए, तो इसको हम अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जानते हैं, ठीक है। किस नाम से? अलेक्जेंडर द ग्रेट। अच्छा, ये भारत में कब आया, तो भारत में आया था 326 बीसी में। कब आया था? 326 बीसी में आया था, ठीक है। और 325 बीसी में वापस चला गया, ठीक है। अब भारत में पूछ देता है कभी कभी कि भारत में सिकंदर ने कितने महीने तक रहा था, तो भारत में 19 महीने तक सिकंदर आपका रहा था, ठीक है। फिर से देख लीजिए, सिकंदर कहाँ का शासक था, मकदूनिया का शासक था। पिता कौन थे? फिलिप थे। उपनाम क्या था? अलेक्जेंडर द ग्रेट। भारत में कब आया? 326 बीसी में। भारत से वापस कब गया? 325 बीसी में, ठीक है। कितने महीने तक भारत में रहा था, तो कुल 19 महीने तक भारत में रहा था, ठीक है। आगे बात करें, अब हम बात करेंगे सिकंदर का भारतीय शासक से युद्ध, ठीक है। सिकंदर का भारतीय शासक से युद्ध, देखिए, एक युद्ध है जिसका नाम है हाइडेस्पीच, या फिर इसको हम झेलम वार कहते हैं, या इसी को हम वितास्ता वार के नाम से जानते हैं, ठीक है। यानी हाइडेस्पीच का युद्ध या झेलम वार, या इसको हम वितास्ता के युद्ध के नाम से जानते हैं। ये हुआ कब था, तो हुआ था आपका 325 बीसी में। कब? 325 बीसी में हुआ था, ठीक है। किसके किसके मध्य हुआ था, तो एक राजा थे, राजा पुरु और सिकंदर, ठीक है। तो राजा पुरु और सिकंदर के मध्य में युद्ध हुआ था, ठीक है। अच्छा, सिकंदर की पत्नी का नाम पूछ दे, तो इसकी पत्नी का नाम रैक्सोना था। क्या नाम था? रैक्सोना था। फिर से देख लीजिए, सिकंदर है, ठीक है। इसका एक युद्ध होता है राजा पुरु के साथ में, ठीक है, जिसे हम जानते हैं किस नाम से? हाइडेस्पीच का युद्ध, या इसी को हम झेलम के युद्ध के नाम से जानते हैं, या इसी को हम वितास्ता युद्ध के नाम से जानते हैं, ठीक है। कब हुआ था? 325 बीसी में। सिकंदर की पत्नी कौन थी? रैक्सोना थी, ठीक है। अच्छा, तो हुआ क्या था, देखिए, जो सिकंदर की सेना थी ना, ठीक है, सिकंदर की सेना ये ब्यास नदी जो पड़ती है उसको पार नहीं कर पाई थी, ठीक है। मतलब क्या हुआ था कि जो सिकंदर की सेना थी ना, ये ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था, ठीक है। अब पूछ लेता है कि सिकंदर के गुरु कौन कौन थे, ठीक है। तो सिकंदर के गुरु थे अरस्तु। कौन थे? अरस्तु। अब अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लेटो थे। और प्लेटो के गुरु कौन थे? तो सुकरात थे, ठीक है। सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु। अरस्तु के गुरु प्लेटो। प्लेटो के गुरु सुकरात, ठीक है। कभी कोई पूछ लेता है कि अरस्तु की जो पुस्तक है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है पॉलिटिक्स। क्या नाम है? पॉलिटिक्स, ठीक है।
आगे बात करते हैं। अब देखिए सिकंदर जब भारत आया, ठीक है, जब सिकंदर भारत आया था तो इसके साथ कौन कौन व्यक्ति आए थे। देखिए एक आया था सेल्यूकस निकेटर, ठीक है, ये क्या था, तो ये थल सेनापति था, ठीक है। तो जो सिकंदर था इसके साथ कौन कौन आया था, एक आया था आपका सेल्यूकस निकेटर जो कि थल सेनापति था, एक था निर्याकस जो कि जल सेनापति था, ठीक है, और एक था फिलिप, यह प्रबंधक था, और एक था, ठीक है, एनासिक्रियस, ठीक है, ये कौन था, ये इतिहासकार था, ठीक है, कौन था, एनासिक्रियस, ये इतिहासकार था। उसके बाद में एक और आया था साथ में जिसको हम जानते हैं अरिस्टोबुलस के नाम से, ठीक है, क्या नाम था इसका, अरिस्टोबुलस, ये क्या था, ये भी एक इतिहासकार था। तो हमने क्या बताया कि सिकंदर के साथ साथ कौन व्यक्ति भारत आए थे, सेल्यूकस निकेटर आया था, यह थल सेनापति था, निर्याकस आया था, ये जल सेनापति था, फिलिप आया था, ये प्रबंधक था, और एक आपका एनासिक्रियस था, ये इतिहासकार था, और एक था आपका अरिस्टोबुलस, ये भी इतिहासकार था, ठीक है। अब सिकंदर था ना, तो सिकंदर की एक बहुत ही पसंदीदा पुस्तक थी, ठीक है। तो पूछ लेता है आपसे कि सिकंदर की जो पसंदीदा पुस्तक थी उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था इलियड, कौन था, इलियड, ठीक है। लिखा किसने, तो होमर ने लिखा था, किसने, होमर ने, ठीक है। अब सिकंदर के घोड़े का भी नाम पूछ लेता है, तो इसके घोड़े का नाम बहुकेफला था, क्या था, बहुकेफला, ठीक है। अच्छा, जो बहुकेफला था ना, ठीक है, इसके घोड़े का नाम था। अब पूछ लेता है आपसे सिकंदर की मृत्यु कब हुई। देखिए सिकंदर की मृत्यु ना 323 बीसी में हो गई थी। कहाँ पे, बेबीलोन में, ठीक है। जब ये भारत से वापस जा रहा था, ठीक है, तो इसके रास्ते में ही मृत्यु हो गई थी, कहाँ पे, बेबीलोन में, ठीक है। तो सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी, 323 बीसी में, बेबीलोन में। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। भारत पर विदेशी आक्रमण सबसे पहले किसने किया, ईरानियों ने किया, ठीक है। और भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाला शासक कौन था, तो डेरियस फर्स्ट था, ठीक है। किस वंश था, तो ये हाखामानी साम्राज्य से था। इसने क्या किया था कि गंधार और कम्बोज का जो हिस्सा था ना उसको ये जीत लिया था, ठीक है, वहाँ पे ये शासन कर रहा था। अब चूंकि सिकंदर को उसी रास्ते से आना था, तो सिकंदर जब भारत में प्रवेश लेगा, ठीक है, जब प्रवेश करेगा तो उसी रास्ते से करेगा, तो सबसे पहले उसे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसे डेरियस फर्स्ट से युद्ध करना पड़ेगा, ठीक है, उसको हराना पड़ेगा, तभी तो वो भारत में आएगा ना, ठीक है। तो उसके बाद इसने क्या किया कि जो ईरानी थे, ठीक है, ईरानियों के बाद में फिर यूनानी भारत में आए, ठीक है, और इनका आक्रमण हुआ भारत में। तो यूनानी कौन था, आपका सिकंदर था, ठीक है। एक युद्ध आपको हमने बताया अभी कि गोगामाला, या इसी को हम उरुवेला के युद्ध के नाम से जानते हैं, 331 बीसी में हुआ था। ये हुआ था आपका डेरियस फर्स्ट और सिकंदर के मध्य में, ठीक है। अब सिकंदर यहाँ पे क्या हुआ, इस युद्ध को जीत लिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, सिकंदर की, ठीक है। तो हमने क्या बताया, सिकंदर कहाँ का शासक था, मकदूनिया का शासक था। इसके पिता कौन थे, फिलिप थे। उपनाम क्या था, अलेक्जेंडर द ग्रेट। भारत में कब आया, 326 बीसी में। भारत से वापस कब गया, 325 बीसी में। भारत में कुल कितने महीने तक स्टे किया, 19 महीने तक, ठीक है। उसके बाद हमने बताया कि जो सिकंदर था, ठीक है, इसकी जो है इसका युद्ध हुआ किससे, राजा पुरु के साथ में, ठीक है, राजा पुरु के साथ में। इस युद्ध को हम किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम हाइड स्पीच का युद्ध, या फिर झेलम का युद्ध, या इसको वितास्ता के युद्ध के नाम से जानते हैं, ठीक है। 325 बीसी में हुआ था राजा पुरु और सिकंदर के मध्य, ठीक है। तो इसमें सिकंदर क्या हुआ था, जीत गया था, ठीक है, और राजा पुरु की हार हुई थी। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं सिकंदर। तो सिकंदर की पत्नी कौन थी, रैक्सोना थी, कौन, रैक्सोना थे, ठीक है। जो सिकंदर की सेना थी ना, इसने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी अफवाहें फैल गई थी, ठीक है, कि जो इस ब्यास नदी को पार करेगा तो ये श्रापित नदी है, ऐसे। क्योंकि जो हमारे चाणक्य जी थे, ठीक है, और साथ में जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन लोगों ने क्या किया था, ठीक है, कि ये अफवाह मतलब फैलाई थी ताकि सिकंदर जो है भारत में न आ पाए, ठीक है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं, सिकंदर के गुरु कौन थे, तो अरस्तु थे, कौन, अरस्तु। अच्छा, अरस्तु के भी गुरु कौन थे, प्लेटो। अब प्लेटो के गुरु कौन थे, सुकरात थे, ठीक है। उसके बाद हमने आपको बताया कि सिकंदर के साथ कौन कौन व्यक्ति भारत आए थे। तो एक आया था सेल्यूकस निकेटर जो कि थल सेनापति था, एक आया था निर्याकस जो जल सेनापति था, एक था फिलिप जो कि प्रबंधक था, एक था एनासिक्रियस जो कि इतिहासकार था, और एक था आपका अरिस्टोबुलस जो कि ये भी इतिहासकार था, ठीक है। सिकंदर की पसंदीदा पुस्तक कौन थी, इलियड थी। इसको किसने लिखा है, होमर ने लिखा, ठीक है। फिर उसके बाद हम बताए थे आपको कि सिकंदर के घोड़े का नाम बहुकेफला था, और सिकंदर की मृत्यु जो है वो वापस लौटते समय 323 बीसी में बेबीलोन में हो गई थी, ठीक है। अब हम बात करेंगे मौर्य साम्राज्य की, मौर्य साम्राज्य की, ठीक है। मौर्य साम्राज्य का शासन कब से कब तक था, तो देखिए 322 बीसी से लेके 185 बीसी तक मौर्य साम्राज्य का शासनकाल चला था, ठीक है। तब संस्थापक कौन हो गए, चंद्रगुप्त मौर्य हो गए। क्यों, क्योंकि धनानंद को इन्होंने मार के क्या किया था,
अपने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, अब राजधानी क्या थी इनकी, तो राजधानी इन्होंने पाटलिपुत्र को बनाया। ठीक है, प्रधानमंत्री कौन थे, आचार्य चाणक्य थे। कौन, आचार्य चाणक्य। ठीक है, आचार्य चाणक्य का उपनाम बहुत बार पूछा गया है, इनका उपनाम क्या है, तो इनको विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं। ठीक है, विष्णुगुप्त, कौटिल्य और भारत के मैकियावेली के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो पूछ ले आपसे कि विष्णुगुप्त किसका नाम है, तो आचार्य चाणक्य का नाम है। कौटिल्य किसका नाम है, तो चाणक्य का नाम है। या भारत के मैकियावेली किसे कहते हैं, तो चाणक्य को कहते हैं। ठीक है, पूछ लेता है कि चाणक्य की पुस्तक कौन सी है, तो अर्थशास्त्र है। कौन सी, अर्थशास्त्र। ठीक है, इसमें राजनीति संबंधित मतलब बातें बताई गई हैं, मतलब ये राजनीति संबंधित आपकी पुस्तक है। ठीक है, अब हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य जी के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, इनका शासनकाल कब से कब तक था। तो देखिए इनका जो शासनकाल था ना, ये 322 बीसी से लेकर 298 बीसी तक था। ठीक है, 322 बीसी से 298 बीसी तक। ठीक है, पत्नी कौन थी इनकी, इनकी पत्नी का नाम था दुर्धरा। क्या नाम था, दुर्धरा। ठीक है, पूछ लेता है कि इनका अन्य नाम क्या था, तो भारत का इनको मुक्तिदाता के नाम से जानते हैं, एंड्रोकोट्स और सेंड्रोकोट्स। एंड्रोकोट्स किसने कहा था, ठीक है, तो एक थे आपका एपियस। ठीक है, एपियंस और प्लूकार्टा ने इनको क्या कहा था, एंड्रोकोट्स कहा था। ठीक है, और जस्टिन ने इनको सेंड्रोकोट्स कहा था। ठीक है, हमने क्या बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य इनका शासनकाल 322 बीसी से लेकर 298 बीसी तक था। पत्नी कौन थी, दुर्धरा। अन्य नाम क्या था, भारत का मुक्तिदाता कहते हैं। ठीक है, और एंड्रोकोट्स और सेंड्रोकोट्स इन्हीं के नाम थे। ठीक है, तो एंड्रोकोट्स किसने कहा था, एपियंस और प्लूकार्टा ने कहा था, और सेंड्रोकोट्स किसने कहा था, तो जस्टिन ने कहा था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं 305 बीसी की। देखिए 305 बीसी में सेल्यूकस निकेटर से युद्ध हुआ। अब सेल्यूकस निकेटर कौन था, आपको अभी ऊपर हमने बताया कि इसके साथ में, सिकंदर के साथ में कौन कौन व्यक्ति है, एक आया था आपका सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर। अब देखिए जब ये सिकंदर वापस चला गया, लेकिन सेल्यूकस निकेटर क्या भारत में ही रह गया था। ठीक है, ये वापस नहीं गया था। ठीक है, तो अब जो युद्ध होता है चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के मध्य में, ठीक है, इसमें जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्होंने क्या किया, इस युद्ध को जीत लिया। ठीक है, और जो निकेटर था यानी सेल्यूकस निकेटर, इसकी हार हो जाती। ठीक है, तो इस युद्ध को हारने के बाद निकेटर ने अपनी पत्नी कार्नेलिया, ठीक है, की शादी किससे कर दी, चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी। ठीक है, तो जो ये युद्ध हुआ था आपका, ठीक है, 305 बीसी में सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य में, तो जो सेल्यूकस निकेटर था ना, इस युद्ध को हार गया। अब हारने के बाद इसने क्या किया, जो इसकी बेटी थी, इसका नाम था कार्नेलिया, इसकी शादी इसने चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी। ठीक है, और शादी तो हुई, साथ में दहेज में निकेटर ने 4 प्रांत किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को दिए थे। ठीक है, कौन कौन सा, एक था काबुल, कांधार, मकराना और हेरात। ठीक है, ये 4 प्रांत जो है, ठीक है, शादी में किसने, मतलब दहेज के रूप में किसने दिया था, निकेटर ने किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को दिया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब देखिए जो निकेटर था ना, यानी सेल्यूकस निकेटर, तो साथ ही में निकेटर ने अपना एक दूत, उसका नाम क्या था, मैगस्थनीज, को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। ठीक है, तो जो निकेटर था, ठीक है, उसका एक दूत था जिसका नाम था मैगस्थनीज। ठीक है, इसने क्या किया कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये आया। ठीक है, अच्छा, इसकी एक बहुत ही चर्चित बुक है जो कि हर बार पूछी जाती है एग्जाम में, इसकी बुक का नाम है इंडिका। ठीक है, इसमें क्या बताया गया, जो इंडिका पुस्तक है उसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में बताया गया है। ठीक है, हमने क्या बताया कि जो निकेटर था, इसने अपना एक दूत जिसका नाम था मैगस्थनीज, इसको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। मैगस्थनीज की पुस्तक कौन थी है, इंडिका। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है, तो पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में। ठीक है, अब हम बात करेंगे जूनागढ़ अभिलेख की। ठीक है, देखिए जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन ने जारी कराया था। ठीक है, किसने जारी कराया था, रुद्रदामन ने जारी कराया था। इसी से सुदर्शन झील यानी सौराष्ट्र, कहाँ, गुजरात में, ठीक है, का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो सुदर्शन झील का वर्णन कहाँ मिलता है, जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। ठीक है, इसका निर्माण किसने कराया था, देखिए इसका निर्माण जो कराया था ना, किसका, सुदर्शन झील का, तो चंद्रगुप्त मौर्य के एक राज्यपाल थे। ठीक है, उनका क्या नाम था, पुष्यगुप्त। तो इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। ठीक है, तो हमने क्या बताया आपको अभी कि जूनागढ़ किसने जारी कराया, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन ने जारी कराया। अच्छा, यहाँ से हमें क्या मिलता है, तो सुदर्शन झील के बारे में यहाँ से हमें जानकारी मिलती है। पूछ लेता है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था, तो जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो राज्यपाल थे, जिसका नाम था पुष्यगुप्त, उन्होंने क्या कराया था, जूनागढ़ अभिलेख का, उन्होंने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। ठीक है, उसके बाद संस्कृत में जारी पहला अभिलेख है, जो जूनागढ़ अभिलेख है ना, ये संस्कृत में जारी पहला अभिलेख है। ठीक है, देखिए जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ना,
ये जैन धर्म के अनुयायी थे। किसके? जैन धर्म के। मतलब जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ये जैन धर्म को मानते थे। ठीक है, इन्होंने जैन धर्म की जो दीक्षा है वो भद्रबाहु से ली थी। किससे ली थी? भद्रबाहु से ली थी। ठीक है, इसके बाद ये सारा साम्राज्य बिंदुसार, अब बिंदुसार कौन है? देखिए इनका एक पुत्र था जिसका नाम था बिंदुसार। ठीक है, तो चंद्रगुप्त जो मौर्य हैं इनके पुत्र का क्या नाम है? बिंदुसार। ठीक है, तो जब इन्होंने जैन दीक्षा ले ली थी भद्रबाहु से, तो उसके बाद इन्होंने क्या किया कि जितना अपना सारा साम्राज्य था इन्होंने क्या किया, सारा साम्राज्य बिंदुसार के हाथों में सौंप कर ये चले गए श्रवणबेलगोला। कहाँ चले गए? श्रवणबेलगोला। अब ये श्रवणबेलगोला पड़ता कहाँ पे है? तो ये कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पे? कर्नाटक में। ठीक है, अच्छा वहाँ पे इन्होंने क्या किया कि वहाँ पे चंद्रगिरी की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, और इन्होंने क्या किया कि संलेखना विधि से अपने प्राण को त्याग दिए। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, अब ये संलेखना विधि क्या होती है? तो देखिए संलेखना विधि ये होती है कि जैसे मान लीजिए कोई भी इंसान हो, ठीक है, वो बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए, ठीक है, अपने प्राणों का जब त्याग देता है ना, तो उसी को हम संलेखना विधि कहते हैं। ठीक है, तो इसी विधि से चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है, क्या किया था? अपने प्राणों को त्याग दिया था। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य शासनकाल कब से कब तक? 322 बीसी से 298 बीसी तक। पत्नी का नाम दुर्धरा, अन्य नाम भारत का मुक्तिदाता, एंड्रोकोट्स और सेंड्रोकोट्स। ठीक है, 305 बीसी में सेल्यूकस निकेटर से युद्ध हुआ। ठीक है, अब सेल्यूकस निकेटर कौन था? हमने आपको बताया था। ठीक है, इस युद्ध को हारने के बाद जो निकेटर था ना, अपनी पत्नी जो अपनी बेटी, इसकी जो बेटी थी कार्नेलिया, उसकी शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी। ठीक है, तो जब सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य में 305 बीसी में युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध को निकेटर हार गया था, और हारने के बाद अपनी बेटी की कार्नेलिया की शादी, ठीक है, इनकी जो बेटी थी कार्नेलिया, उसकी शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी। उसके बाद क्या हुआ कि शादी हुई, तो शादी में इसने दहेज में 4 प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को दिए। कौन कौन से थे? काबुल, कांधार, मकराना और हेरात। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि साथ ही में निकेटर जो है अपना एक दूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। मेगास्थनीज की एक बुक है, नाम है इसका इंडिका। ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, और सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाता है कि इंडिका जो है किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद हमने बात किया था जूनागढ़ अभिलेख की। ठीक है, इसको किसने जारी कराया था? तो रुद्रदामन ने जारी कराया था। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या पता चलता है? तो सुदर्शन झील के बारे में यहाँ से पता चलता है। ठीक है, इसका निर्माण किसका? सुदर्शन झील का। ठीक है, तो सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो राज्यपाल थे, जिसका नाम था पुष्यगुप्त, इसने कराया था। ठीक है, उसके बाद संस्कृत में जारी है पहला अभिलेख है। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में क्या बताया कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ये जैन धर्म के अनुयायी थे। किसके? जैन धर्म के। ठीक है, इन्होंने क्या की थी कि जैन धर्म की जो दीक्षा है वो भद्रबाहु से ली थी। किससे? भद्रबाहु से। ठीक है, उसके बाद जब दीक्षा ली तो उसके बाद इन्होंने क्या कि अपने जितना भी इनका साम्राज्य था वो अपने पुत्र के हाथों में सौंप कर, इनका पुत्र कौन था? बिंदुसार। ठीक है, तो बिंदुसार के हाथों में सौंप कर श्रवणबेलगोला चले गए। अच्छा, श्रवणबेलगोला हमने कहाँ बताया आपको? कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, वहाँ पे इन्होंने चंद्रगिरी की पहाड़ियों पर संलेखना विधि से अपने प्राणों को त्याग दिया था। ठीक है, संलेखना विधि में क्या बताया था हमने कि संलेखना विधि वो विधि होती है जिसमें क्या होता है कि बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए अपने प्राणों को त्याग देना। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे बिंदुसार। बिंदुसार कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है। ठीक है, इसका शासनकाल 298 बीसी से लेकर 273 बीसी तक है। ठीक है, 298 बीसी से 273 बीसी तक। ठीक है, अन्य नाम क्या है? अमित्रघात कहते हैं। ठीक है, वारिसार, भद्रसार और सिंहसेन के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो बिंदुसार के अन्य नाम कौन कौन से हैं? अमित्रघात, वारिसार, भद्रसार और सिंहसेन। ठीक है, अब इसके दरबार में क्या था? देखिए इसके दरबार में फिलाडेल्फस एवं डायमेकस जो है ये आए थे। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, इसके दरबार में एक फिलाडेल्फस था और एक डायमेकस था। ठीक है, ये आए थे। ठीक है, तो फिलाडेल्फस को भेजा किसने था? तो फिलाडेल्फस को जो मिस्र के राजा थे, इसका नाम था टॉलमी सेकंड, इसने भेजा था। ठीक है, और डायमेकस को किसने भेजा था? जो सीरिया के राजा था ठीक है, एंटियोकस, इसने भेजा था। ठीक है, किसके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में। इसके समय में, ठीक है, बिंदुसार के समय में क्या हुआ था कि तक्षशिला, ठीक है, जो तक्षशिला था विश्वविद्यालय, उसमें क्या हुआ कि अशांति फैल गई थी। ठीक है, जिसका दमन करने के लिए इसने अपने पुत्र सुसीम को भेजा। अब सुसीम इसका बड़ा पुत्र था। ठीक है, बिंदुसार का जो बड़ा पुत्र था उसका नाम सुसीम था। उसके बाद एक अशोक पुत्र था इनका। ठीक है, अब हम बात करते हैं बिंदुसार। तो बिंदुसार के 2 पुत्र थे, हमने बताया, एक सुसीम और एक अशोक। अशोक छोटा पुत्र था और सुसीम बड़ा पुत्र था। ठीक है, इसके समय में भी प्रधानमंत्री चाणक्य ही थे। मतलब बिंदुसार जो था इसके समय में भी प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य थे। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं बिंदुसार को। बिंदुसार शासनकाल 298 बीसी से 273 बीसी तक। उपनाम अमित्रघात, वारिसार, भद्रसार और सिंहसेन। ठीक है, इसके दरबार में
फिलाडेल्फस और डायमेकस आए थे, ठीक है। फिलाडेल्फस को किसने भेजा था? टॉलमी सेकंड जो कि मिस्र के राजा थे वो उन्होंने भेजा था। और जो डायमेकस था इसको एंटियोकस, ठीक है, जो कि मतलब सीरिया के राजा थे, उन्होंने भेजा था, ठीक है। अब इसके समय काल में क्या हुआ था कि जो तक्षशिला था वहाँ पे क्या अशांति फैल गए थे, ठीक है, जिसका दमन करने के लिए अपने पुत्र सुसीम को भेजा था, ठीक है। बिंदुसार के 2 पुत्र थे, सुसीम और अशोक। और इसी के शासन काल मतलब जब बिंदुसार का शासन काल चल रहा था तो उस समय प्रधानमंत्री आपके चाणक्य ही थे, ठीक है। लेकिन इस युद्ध को जो दबाने के लिए भेजा था, ठीक है, मतलब इस अशांति को, युद्ध नहीं कहेंगे अशांति कहेंगे, ठीक है, इस अशांति को जब दमन करने के लिए, ठीक है, बिंदुसार ने अपने बड़े पुत्र सुसीम को भेजा था। तो सुसीम जो है इसका दमन नहीं कर पाया, ठीक है। और फिर अशोक जो है इसका दमन किया था, ठीक है। तो उस युद्ध को किसने दमन किया था, सॉरी उस अशांति को किसने दमन किया था? अशोक ने, ठीक है। अब राजा कौन बना? अशोक बना, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे अशोक के बारे में, ठीक है। अशोक का शासनकाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। 269 BC से लेकर 232 BC तक इनका शासनकाल था, ठीक है। जन्म कब हुआ था? 304 BC में। माता कौन थी? सुभद्रांगी थी, ठीक है। माता का नाम सुभद्रांगी था, ठीक है। अशोक के अन्य कौन कौन से नाम हैं? इनको हम देव नाम प्रियदर्शी के नाम से और प्रियदर्शी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अशोक के नाम अभिलेख में, देखिए जो अशोक के नाम मिले हैं कि मेरा नाम अशोक है, अशोक ने बताया था, किस किस अभिलेख से मिले हैं? देखिए एक मास्की अभिलेख था कर्नाटक का, वहाँ से मिला। गुर्जरा अभिलेख मध्य प्रदेश का, वहाँ से मिला। नेट्टूर अभिलेख कर्नाटक, वहाँ से मिला। और एक उदय गोलान जो कि कर्नाटक में अभिलेख है, वहाँ से मिला, ठीक है। इन अभिलेखों से क्या पता चलता है कि इनका नाम अशोक था, क्योंकि यहाँ उन्होंने लिखवाया था कि मैं अशोक, ठीक है। तो अशोक के नाम कौन कौन से हैं, मतलब सॉरी अशोक के नाम किस किस अभिलेख से मिले? मास्की अभिलेख से, गुर्जरा अभिलेख से, नेट्टूर अभिलेख से और उदय गोलान अभिलेख से, ठीक है। अब देखिए एक भब्रू अभिलेख था, ठीक है। भब्रू अभिलेख जो कि राजस्थान का था। यहाँ से क्या हुआ कि अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, ठीक है। तो जो भब्रू अभिलेख है, ठीक है, उस अभिलेख से हमें क्या पता चलता है कि जो अशोक था ना, ठीक है, अशोक ने स्वयं को क्या बताया था कि मैं मगध का सम्राट हूँ, मतलब वो मगध का सम्राट बताया था, ठीक है। अब बात करते कि अभिलेखों को खोजा किसने था। तो देखिए एक टी फैंथेलर करके व्यक्ति था, ठीक है, उसने 1750 AD में क्या किया था? अभिलेखों को खोजा था, ठीक है। अब अभिलेखों को तो खोजा इसने था, लेकिन पढ़ा नहीं था। तो पढ़ा किसने था? तो 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप जो था उसने इनके अभिलेखों को पढ़ा था, ठीक है। तो 2 इंपॉर्टेंट यहाँ क्वेश्चन बन जाते हैं कि अभिलेखों को, जो अशोक के अभिलेख थे उसको खोजा किसने था? तो टी फैंथेलर ने 1750 में खोजा था। और किसने पढ़ा था? तो आपके जो जेम्स प्रिंसेप थे उन्होंने पढ़ा था 1837 ईस्वी में, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो अशोक ने अभिलेख लिखवाए थे, ठीक है, इसकी लिपि कौन कौन सी थी, ठीक है, इसकी भाषा कौन कौन सी थी। देखिए जो भारत में इन्होंने लेख लिखवाया उसकी लिपि ब्राह्मी लिपि थी, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान में खरोष्टी लिपि थी, और अफगानिस्तान में अरमाइक लिपि, और एशिया माइनर यानी तुर्की में ग्रीक लिपि में अपने ये अभिलेखों को लिखवाया था, ठीक है। हमने क्या बताया आपको कि अशोक के अभिलेखों की भाषा कौन कौन सी थी। भारत में जो थे वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, पाकिस्तान में खरोष्टी लिपि में, अफगानिस्तान में अरमाइक लिपि में, और एशिया माइनर यानी तुर्की वाले क्षेत्र में ग्रीक लिपि में, ठीक है। अब हम बात करते हैं कलिंग युद्ध की, ठीक है। कलिंग युद्ध, यहाँ से अशोक के हृदय का परिवर्तन हुआ, ठीक है। इस युद्ध से 261 BC की बात है, ठीक है। और जब ये गद्दी पे बैठे ना, ठीक है, उसके ठीक 8वें वर्ष में ये युद्ध होता है, ठीक है। 269 BC में गद्दी पर बैठे और ठीक 8वें वर्ष यानी 261 BC में कलिंग का युद्ध होता है। अब कलिंग पड़ता कहाँ है? तो कलिंग का जो वर्तमान स्थिति है वह है उड़ीसा। क्या है? उड़ीसा, ठीक है। कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसली, ठीक है। वहाँ का राजा कौन था? पद्मनाभ। कौन था? पद्मनाभ। नदी कौन सी थी? दया नदी, ठीक है। मतलब जो कलिंग का युद्ध हुआ था, ठीक है, वो दया नदी के किनारे हुआ था। राजा कौन था वहाँ का? पद्मनाभ था। राजधानी क्या थी कलिंग की? तो तोसली थी, ठीक है। उसके बाद अशोक ने क्या किया था, ठीक है, जब वहाँ पे युद्ध हुआ तो अशोक वहाँ पे क्या हुआ? युद्ध को जीत लिया था। करीबन इतिहासकार बताते हैं कि 1 लाख लोग जो है उस युद्ध में मारे गए थे, ठीक है। उसके बाद अशोक ने क्या किया कि उसकी जो है उसका हृदय परिवर्तन हो गया, ठीक है। कहीं कि उसने देखा कि यार 1 लाख जनता जो है ऐसे ही मतलब मार दिए ये लोग, ठीक है, चूँकि युद्ध तो इसी से हुआ था। तो इसका क्या हुआ ना कि हृदय परिवर्तन हुआ। जब अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने युद्ध नीति की जगह, ठीक है, इसने क्या किया कि धम्म नीति अपना ली, ठीक है। मतलब इन्होंने क्या किया? बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो अशोक की नीति कौन सी थी? पहले तो भेरी घोष नीति थी, मतलब जिसको हम युद्ध नीति के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अशोक की जो पहले नीति थी वो भेरी घोष की नीति थी, ठीक है। लेकिन कलिंग के युद्ध के बाद उसने धम्म घोष नीति अपनाई, ठीक है। मतलब
जो महात्मा बुद्ध की बात करते हैं ना कि बुद्ध बौद्ध धर्म को अपना लिया, ठीक है। और ये जो धम्म नीति थी ना, ठीक है, धम्म घोष नीति, ये शांति की नीति थी। कैसी नीति थी? शांति की नीति, ठीक है। इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया, ठीक है। बौद्ध धर्म की जो प्रेरणा है अपने भतीजे निग्रोध से ली। अब निग्रोध कौन था? ये उनका जो बड़ा भाई था सुसीम, उनका ये बच्चा था, ठीक है। तो बौद्ध धर्म की प्रेरणा किससे ली? अपने भतीजे निग्रोध से ली थी, ठीक है। और शिक्षा किससे ली? उपगुप्त से ली थी, ठीक है। अब हम बात करेंगे अशोक की पत्नी। देखिए अशोक की पत्नी एक थी देवी, ठीक है। कौन थी? देवी। उसके बाद करुआकी और पद्मावती, ठीक है। तो देवी के पुत्र कौन थे? एक था महेंद्र, पुत्री संगमित्रा और चारुमती, ठीक है। उसके बाद कारुआकी, ठीक है, इसका एक पुत्र था जिसका नाम था तीवर, और पद्मावती, ठीक है, इसका नाम, इसके बेटे का नाम था कुणाल। अब कुणाल क्या है? ये उत्तराधिकारी बनेगा, ठीक है। कौन बनेगा? उत्तराधिकारी, ठीक है। अब देखिए बौद्ध धर्म, चूँकि इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया कलिंग युद्ध के बाद, तो जो बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए, ठीक है, इन्होंने क्या किया था कि इनका जो पुत्र था महेंद्र और इनकी पुत्री थी संगमित्रा, इन दोनों को कहाँ? श्रीलंका भेज दिया, ठीक है, कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करो, ठीक है। उसके बाद एक था आपका मज्जिम, ठीक है, इसको भेज दिया हिमालय वाले क्षेत्र में, ठीक है। और एक था मज्जांतिक, ठीक है, इसको भेजा तक्षशिला वाले क्षेत्र में, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रारंभ किसने किया? तो वो अशोक ने किया था, ठीक है। शिलालेख मतलब जो पत्थरों पर अभिलेख लिखे जाते थे, ठीक है। अब पूछ लेता है आपसे कि अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है? तो 14 है। कितनी है? 14 है ना। स्तंभ लेखों की संख्या 7 और गुहा लेख 3 है, ठीक है। तो अशोक के शिलालेखों की संख्या 14, स्तंभ लेखों की संख्या 7, गुहा लेख 3 है, ठीक है। अब देखिए अशोक के हमने क्या बताया? 14 अभिलेख थे, ठीक है। जो महत्वपूर्ण अभिलेख है उनके बारे में जान लेते हैं। देखिए जो उनका पहला अभिलेख था, उस पहले अभिलेख में क्या इन्होंने बताया था कि कोई भी व्यक्ति, ठीक है, यानी पशु बलि की निंदा, अहिंसा और समस्त प्रजा हमारे पुत्र हैं, ठीक है। अशोक ने क्या कहा था पहले अभिलेख में कि पशु बलि की निंदा मतलब जो पशु हैं इनकी हत्या नहीं करनी होगी, ठीक है। दूसरी बात अहिंसा के बारे में बताया इन्होंने, और ये कहा था कि जितनी भी प्रजा है ये सब हमारी क्या है? पुत्र है, या तो मेरी संतान है, ठीक। चलिए ये तो आपका पहला अभिलेख था। दूसरे अभिलेख में इन्होंने क्या लिखवाया? पशु चिकित्सा, ठीक है, पशुओं के चिकित्सा के बारे में। दक्षिण राज्यों का उल्लेख यहीं से मिलता है। जो दक्षिण के राज्य थे चेल, चोर, पांड्य, ठीक है, उनका उल्लेख यहाँ पे इन्होंने किया है, ठीक है। उसके बाद तीसरे में अधिकारी। अधिकारी कौन थे? रज्जुक, युक्तक और प्रदेशक, ठीक है। कौन थे ये? अधिकारी थे, ठीक है। अब ये क्या करते थे कि प्रत्येक 5 वर्ष में क्षेत्र में भ्रमण किया करते थे, ठीक है। चौथे अभिलेख में क्या लिखवाया इन्होंने? भेरी घोष नीति के स्थान पर धम्म घोष नीति अपनाई, ठीक है। इन्होंने बताया था कि जो भेरी घोष नीति मतलब जो युद्ध वाली नीति थी उसके स्थान पर इन्होंने क्या किया? धम्म घोष नीति को अपना लिया। ये हमें चौथे अभिलेख से पता चलता है, ठीक। पाँचवें में धम्मा मात्र के बारे में जानकारी मिलती है। छठे अभिलेख से आत्मनियंत्रण, ठीक है। आत्मनियंत्रण मतलब यदि जन कल्याण की बात है तो उसके अधिकारी किसी भी समय अवगत करा सकते हैं, ठीक है। जन कल्याण मतलब अगर लोगों के कल्याण की बात है तो जो अशोक के अधिकारी हैं ना, ठीक है, वो अशोक को कभी भी क्या कर सकते हैं? इस बात से अवगत करा सकते हैं, ठीक है। चलिए सातवें अभिलेख में धार्मिक समन्वय, ठीक है, और आठवें में धम्म यात्रा के बारे में, ठीक है। देखिए अशोक की बात करते हैं तो 259 BC में, ठीक है, बोध गया की यात्रा इन्होंने की, ठीक है। और 249 BC में लुम्बिनी गए थे, ठीक है। आगे हम बात करें, अब देखिए 13वें अभिलेख में क्या मिला? कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाता है कि जो कलिंग का युद्ध हुआ था 261 BC में, ठीक है, वो बताइए अशोक के किस अभिलेख से जानकारी मिलती है? तो 13वें अभिलेख से उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। और 14वें में, ठीक है, जो 14वां अभिलेख था वो सद्भावना में था, ठीक है। अब हम बात करेंगे अशोक के स्तंभ लेख। स्तंभ लेखों की संख्या हमने कितनी बताई? 7। एक था आपका दिल्ली टोपरा अभिलेख, ठीक है, ये स्तंभ लेख था आपका। फिर मेरठ टोपरा था, कौशाम्बी, फिर उसके बाद लौरिया नंदगढ़, लौरिया अरारंज, रामपुरा और अशोक स्तंभ लेख, ठीक है। अब समझिएगा इसको सिंपल भाषा में कि अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? 7। कौन कौन से हैं? पहला है आपका दिल्ली टोपरा, दूसरा है मेरठ टोपरा, तीसरा है इनका स्तंभ लेख कौशाम्बी, चौथा है लौरिया नंदगढ़, ठीक है, और उसके बाद लौरिया अरारोज, ठीक है, और इसके रामपुरा, ठीक है। तो ये जो तीनों हैं मतलब आपका लौरिया नंदगढ़, लौरिया अरारोज और रामपुरा, ये कहाँ के हैं? ये बिहार में स्थित है, ठीक है। उसके बाद 7वां आपका जो था वो अशोक स्तंभ लेख था, ठीक है।